Hello everyone, good morning all students. Welcome to Saraswati Center of Education, कुम्हटपुली हजारीबाग। आई चंदीप सर। तो जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, क्लास 12th का अलजेब्रा पार्ट 1 वीडियो आज मैं अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स का पार्टीशंस किया, जिस पार्टीशंस के अंतर्गत में कौन कौन से यूनिट कितने कितने मार्क्स का है और उस यूनिट्स के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कितने मार्क्स का, वो सारा हमने पिछले वीडियो में डील किया। आज अलजेब्रा का पार्ट लेकर आए हैं क्लास 12th का, जो अलजेब्रा दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक मैट्रिसेस और एक डिटरमिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं, कम से कम इस वीडियो को भी देख करके बिना स्किप किए हुए अगर आप देखें तो एक एक पार्ट आपको समझ में आएगा अलजेब्रा का। अलजेब्रा जैसे ही खत्म होगा, मैं कैलकुलस का सबसे लॉन्ग पार्ट जो स्टार्ट आपका कंटिन्यूटी से होगा और उधर जा करके आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में ला करके लास्ट करेगा। सबसे लॉन्ग पार्ट है जो आपका 35 मार्क्स का है, जो कि पहले 44 मार्क्स का था। तो हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा का सबसे फर्स्ट पार्ट, आपका मैट्रिसेस। एक्चुअली ये वर्ड जो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है, मैट्रिसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि इस मैट्रिसेस का जो सिंगुलर वर्ड है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, कहते किसको है मैट्रिक्स? तो आपने क्लास देखा होगा कि 10th में कई प्रकार के सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया होगा कई मेथड से। आज हम लोग मैट्रिक्स के माध्यम से और डिटरमिनेंट के माध्यम से भी उसको सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आपने कभी बस यात्रा की है? आपने कभी जब बस यात्रा किए होंगे तो देखते होंगे कंडक्टर जब फर्स्ट टाइम जब वो टिकट कट रहा होता है तो उसके हाथ में टिकट का जो बुक होता है, उस बुक के फुट वाले पीछे वाला में देखे होंगे कि वो 2π3 या कुछ लिखा हुआ रहता है। उसके बाद 1 2 इधर लिखा हुआ रहता होगा आपका 1 2 3, इधर मान कर चलते हैं, फिर आपका 3 4, फिर यहाँ से 5 4 5 6, इस तरीके से लिखा हुआ था नंबर। उसके बाद इस तरह से वो कट करते हुए देखते होंगे आप लोग उसको। इससे उसको पता चल जाता है कि उस गाड़ी के अंतर्गत में कितने नंबर ऑफ रोज में सीट्स हैं और नंबर ऑफ कॉलेज में कितने सीट्स हैं, वो उनको पता चलता है। तो वहां पे जो इस्तेमाल होता है 2 × 3 को, एक्चुअली में ये बंदा जो है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और ये वाला जो बंदा है वो रिप्रेजेंट करता है इसको कॉलम को। क्लियर है? और इसको हम लोग पढ़ते कैसे स्टूडेंट्स? तो 2/3 पढ़िए या 2 × 3 पढ़िए, आपने ऐसा देखा होगा। तो इसका यूजेस जो है हम लोग जनरली मैट्रिक्स में करते हैं। अब सवाल उठता है कि मैट्रिक्स है क्या, कहते किसको है मैट्रिक्स? तो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एक्चुअली में एक रेक्टेंगुलर एरे है। एरे मतलब अरेंजमेंट है किसी भी एलिमेंट्स का। अब वह एलिमेंट जो है कोई एक रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कोई फंक्शंस भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स है क्या? तो यह एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ किसका? तो एलिमेंट्स का। अब ये एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स आपका हो सकता है रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो या कोई फंक्शन हो, याद रखो। तो कोई भी एलिमेंट रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई फंक्शंस को उसको रेक्टेंगुलर में अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स का
जैसे कि मानकर चलते हैं, सपोज करते हैं कि कोई एक गाड़ी का सीट का नंबर है, तो सीट का नंबर सपोज करते हैं ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, सॉरी कॉमा यहाँ पे नहीं देंगे, कॉमा देंगे तो दूसरा बिंदु निकल जाएगा, और ये 7 है। मान लीजिए इस तरीके से। अब मैट्रिक्स को जनरली स्टूडेंट्स आप जब भी दिखाएंगे तो कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, जैसे कि A B C ABC वगैरह वगैरह। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है A, और जब इसको आप दिखा रहे हैं तो ये वाले जो 2 3 4 5 6 7 जो है ना, वो एक नंबर है, एलिमेंट्स है, और उस एलिमेंट को एक विद इन ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। और वो ब्रैकेट जो होता है स्टूडेंट्स, वो आपका स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है और बिग ब्रैकेट भी हो सकता है। इसको थोड़ा गुड लुकिंग के लिए हम लोग ऐसा भी दर्शा सकते हैं, ऐसा भी दर्शा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा लिया जाता है इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये 2 3 4 5 6 7 जो लिखा है हमने, विद इन ब्रैकेट के अंदर जो वो एलिमेंट्स है ना, और ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अगर दिखाया जाए तो इस केस में ये वाला जो बंदा होता है इधर वाला, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और ये वाला जो बंदा होता है ऐसा वाला, ये आपको वर्टिकल कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल वाला को आप रो कहेंगे और वर्टिकल वाला को आप कॉलम कहेंगे। तो कितने रो हैं स्टूडेंट्स? एक ऐसा, एक ऐसा, एक R1 एक R2 है ना, और कॉलम को कहा गया वर्टिकल है ना, जो सीधा स्ट्रेट इस तरह से खड़े रहेगा। तो ये वाला आपका C1, ये C2, ये C3। तो जब भी आप लिख रहे हो कोई भी मैट्रिक्सेस को, तो आप उसे m into n के फॉर्म में लिखेंगे। तो व्हाट रिप्रेजेंट m एंड n? तो m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है? तो बताइए कितना रो हो गया स्टूडेंट्स आपका? 2 रोज। कितने कॉलम हो गए? तो 3 कॉलम। तो ये वाला जो मैट्रिक्स हो गया, ये 2/3 का मैट्रिक्स हो गया, जिसने हमने गाड़ी के सीट नंबर का रिप्रेजेंट किया। तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया गया है एलिमेंट्स को। क्लियर है? तो ये जो m और जो n आ रहा है, m into n, इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं, याद रखोगे स्टूडेंट्स, इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो m into n या m/n। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो 2 into 3 या 2/3 कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमें ये 2/3 जो है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है, ये हमें एक बात को सिखाती क्या है कि जब इसका प्रोडक्ट किया जाएगा ना, तो जितना प्रोडक्ट होकर के आएगा वह जो है वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन ब्रैकेट। क्लियर है? तो क्या हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन ब्रैकेट। ये बात हमेशा याद रखोगे। तो अभी हमने 2-3 पार्ट क्लियर किया आपका। पहला मैट्रिक्स का बताया, फिर मैट्रिक्स में कौन सा ऑर्डर कैसे लिखा जाता है वो बताया, और उसके बाद जिस ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे विद इन ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब यहां से एक क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट्स कि अगर ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन क्या ऐसा ही किया जाएगा? नहीं, इसका कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो अगला टॉपिक आएगा हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स को जनरल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो कुछ एलिमेंट्स यहां पे डाल देते हैं, ये ए, ये भी ए,
फिर अब यहाँ पे बढ़ा, फिर ए, फिर यहाँ पे बढ़ा, यहाँ गया, ये ए, इस तरीके से है, इस तरीके से समझ लीजिए। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि और इसके अंदर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और ये ए मैट्रिक्स जो लिया गया है वो m by n है, that is number of rows m and number of column n। तो स्टूडेंट्स इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मानकर चलते हैं ये आपका, ध्यान देंगे इधर वाले बंदर को रो कहा जाता है और इधर वाले बंदर को कॉलम कहा जाता है। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, तो अगर इस एलिमेंट का अगर बात करेंगे तो ये एलिमेंट जो है ये फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, तो 1 1 इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये कौन सा बंदा है, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट रो का ही है, लेकिन कॉलम इसका सेकंड आ गया, तो ये सेकंड कॉलम का है। उसी प्रकार अगर आगे हम बढ़ते चले जाएं और इसे हम बोले कि ये फर्स्ट रो का ही है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम तो हमें पता नहीं है ना कौन सा कॉलम होगा, तो कोई भी कॉलम होगा तो मान लेते हैं कि ये jth कॉलम का है ना। इस तरीके से ये जा रही है और ये फर्स्ट रो का तो साफ पता चल रहा है ना हम लोगों को, है ना। अब ये कौन सा कॉलम का है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉलम जो है वो आपका nth कॉलम का है, क्लियर है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर इसे बात करेंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का। उसी तरह से बात करेंगे तो सेकेंड रो ही है, लेकिन कौन सा कॉलम हमें पता नहीं चल पा रहा है ना, तो यहाँ पे कोई भी जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग jth कॉलम डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो nth कॉलम का है ना। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम सपोज करते इस तरह से अगर हम इसको बढ़ाते, इस तरीके से अगर हम बढ़ाते तो ये पता चलता कौन सा पार्ट्स का है, कौन सा हमारा ये रोज होगा नहीं, तो मानकर चलते हैं कि ये ith रो का है, तो इतना जरूर पता चलेगा कि ith रो का है, तो ये तुम्हारा पता चलेगा कि फर्स्ट कॉलम का है। फिर भी पता चलेगा कि ith रो है सेकंड कॉलम का है। इस तरीके से अगर हम बढ़े तो ये ith रो का होगा और jth कॉलम का होगा। देख लीजिए ith रो jth कॉलम पता नहीं चल पा रहा है, तो उस तरीके से अगर ये चला जाए तो ये लास्ट कितना होगा कि ये ith रो jth कॉलम का है, तो m और ये n कॉलम का, क्लियर है। इस तरीके से अगर हम बढ़े तो उस तरीके से और इस तरह से अगर चलें तो सपोज कर दिए कि mth रो का है फर्स्ट कॉलम का है, अगर हम इस पे बात करें तो फिर ये mth रो का है सेकंड कॉलम का है। इस तरीके से अगर पूरा रिप्रेजेंटेशन करके mth रो का है nth कॉलम का है, तो दोनों बंदा एक साथ हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखेंगे कि इसका रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से किया जा रहा है। तो आपने क्या देखा कि a जो है एक कोई मैट्रिक्स है aij का मैट्रिक्स जो कि mth रो और nth कॉलम का है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैट्रिक्स आपका ये हो गया। तो ये क्या बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो I रिप्रेजेंट किया ith रो और j रिप्रेजेंट किया गया jth कॉलम। तो उसी प्रकार ये m जो है वो m ये रो हो गया और n क्या हो गया, कॉलम। तो इसको जनरल रिप्रेजेंटेशंस के तहत हम कोई भी मैट्रिक्स को हम ऐसा दर्शा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लिए, आपका जनरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब यहां से कुछ एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपको थ्योरी की ओर और ले जाएंगे, है ना। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन, how many order of matrix possible for 8 elements।
मान क्वेश्चन है कि 8 एलिमेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 8 हैं, उसको आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कितना पॉसिबल हो सकता है, कितना संभव है उसको लिखने का, कितने तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे स्टूडेंट्स कि जितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होंगे उसे आप पूरा लिखें। उसके बाद जब इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता करना हो, डेट इज m इंटू n पता करना, और आपको पता होगा कि ये वाला आपका रो रिप्रेजेंट करता है, ये आपका कॉलम रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन ब्रैकेट, दैट इज ये टोटल नंबर देता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8 हैं। अब हमें ऑर्डर बताना है, कितने ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है। तो क्या करोगे कि फर्स्ट वी हैव टू गेट फैक्टर ऑफ 8। सबसे पहले हमें 8 का फैक्टर प्राप्त करना होगा कि 8 का फैक्टर कितने होंगे। तो अगर 8 का फैक्टर का मतलब समझ रहे हो ना कि 8 कौन कौन से टेबल में आएंगे, तो 1 के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा और 8 के टेबल में आएगा। क्या और पॉसिबल है क्या? नहीं, इतना ही फैक्टर हो सकता है ना। तो कितना ऑर्डर बन सकता है, तो एक ऑर्डर तो ये बनेगा 1 इंटू 8 का, तो एक ऑर्डर इधर से भी तो बनेगा 8 इंटू 1 का। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर दोनों सेम मीनिंग है, नहीं, मीनिंग दोनों अलग है। कैसे? ये आपका जो है वो फर्स्ट और ये 8 है, दैट इज नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 8, और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 8 और नंबर ऑफ कॉलम 1, दोनों अलग अलग चीज है। जब आपको हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पाएंगे ना, आपको सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा वहां पे। अच्छा, और क्या संभव है, 2 इंटू 4 और इधर से भी 4 इंटू 2। अब क्वेश्चन बोलेगा सर 2 इंटू 8 भी हो सकता है, 2 इंटू 8 भी हो सकता है, 4 इंटू 8 भी हो सकता है। हम बोले नहीं, ये नहीं हो सकता है। बोलो क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जो m इंटू n जो है उसको आपस में प्रोडक्ट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है विद इन ब्रैकेट। तो अगर हम 8 पूजा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 एलिमेंट है क्या? नहीं है। 8 4 जा 32, क्या 32 एलिमेंट है क्या? नहीं है। ये संभव है? नहीं है। तो 8 1 जा 8 है ना, 1 8 जाए 8, 2 4 जाए 4, 2 जाए 8, दैट इज 4 ऑर्डर ही संभव है इसको रिप्रेजेंट करने का। इट क्लियर? तो ध्यान रखो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर एलिमेंट अगर टोटल दिया हुआ हो और आपसे पूछ ले कि कितने ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स संभव है, तो सबसे पहले दिए गए टोटल एलिमेंट्स का आप फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे, और फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद आप उसे रिवर्स करके 1 इंटू 8 जैसे होता है उस तरीके से करके टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इट क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इसी में ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट, ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है उस पर क्वेश्चन दे रहा है। कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स which have A is equal to 1/2 I plus j। अभी हमने जस्ट बताया कि कोई भी जनरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मैट्रिक्स को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा। A इज अ मैट्रिक्स और छोटे वाले A यहाँ पे एलिमेंट शो कर रहा है ith रो jth कॉलम का, इट इज mth रो nth कॉलम का। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स था। तो क्वेश्चन क्या कहा कि 3x2 मैट्रिक्स आप कंस्ट्रक्ट करें, जिसके लिए ये आपका दिया हुआ है कंडीशंस। तो सबसे पहले आपको हम स्टार्टिंग लेवल पे पहले धीरे धीरे आपको लेंगे, उसके बाद आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो ध्यान देंगे, ये जनाब का रिप्रेजेंट ये जनाब का इस्तेमाल करना है और 3x2 का मैट्रिक्स इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम। तो कितने रोज, 3 रोज। तो आपको हम स्टार्टिंग लेवल पे ले जा रहे हैं। पहले ये एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, 3 रोज, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज।
कितने कॉलम, कितने कॉलम, 2 कॉलम। चेक कर लो, चेक कर लो, 3 रोज और 2 कॉलम का, देख लो 3 रोज और 2 कॉलम का मैट्रिक्स। ये वाला एलिमेंट कैसे करेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। चेक कर सकते हैं आप यहां पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम का, ये ना सेकंड कॉलम का, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है? तो इस पे आपको रिप्रेजेंट करना है और दर्शाना है इस प्रकार का। तो नाउ ए 1/2 i प्लस j, तो देयरफॉर इसलिए पहले a 1 1, तो 1/2 i का वैल्यू 1 प्लस j का वैल्यू भी 1, तो 1/2 into 2 कैंसिल, दैट इज 1, यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सिमिलरली करके, तो a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का बात करते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का ये फॉर्मूला है ना, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, तो 1/2 i1 और jth कॉलम का आपका हो गया 2, तो ये हो गया 3/2, यहाँ पे 3/2 रिप्रेजेंट होता है। उसी प्रकार अगर a सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का कितना हो जाएगा, तो 1/2 i प्लस j है ना, तो 1/2 i हो गया आपका रो और j आपका कॉलम, यहाँ पे भी आपका 3/2। तो उसी प्रकार आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट 1 आया, आप यहाँ पे अगर जब मैट्रिक्स लिखेंगे तब कैसा दर्शाएंगे, यहाँ पे 1, ये 1 जो कितना आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो कितना पार्ट्स आया 3/2, यहाँ पे 3/2। उसी प्रकार इधर यहाँ पे भी, उसी प्रकार यहाँ पे भी इस तरह से। तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो सकता है और इसी प्रकार इसे आप पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एक एक सवाल का आंसर आप समझें। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, क्योंकि जब तक आपका टाइप्स क्लियर नहीं होगा ना, तो आप जब क्वेश्चन से बनाने जा रहे हैं तो कई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब हम तो वहाँ बैठे नहीं रहेंगे कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ध्यान रहे कि जिस समय आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उस समय आपको टोटल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, इनकी प्रॉपर्टीज के साथ आपके दिमाग में शिफ्ट होना चाहिए। बहुत ही चैप्टर अलजेब्रा का ही। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जैसा जैसा टाइप्स होगा ना, मतलब जैसा जैसा नाम होगा ना उसका, वैसा वैसा काम भी होगा, बिल्कुल 100%। जैसे कि आप लोग किसी का सुनेंगे किसी का नाम दारा सिंह है, तो वही दारा सिंह है तो बोलते हैं ना, बोल तो मेरे पास का नाम दारा है तो ये दारा ऐसा ही काम करता है। तो जैसा काम, जो जैसा नाम वैसा ही काम भी होना चाहिए इसमें, अब बिल्कुल होगा। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर क्या होता है? तो एक्चुअली में मैट्रिक्स का जो टाइप होगा वो सबसे पहले फर्स्ट टाइप आप ध्यान देंगे, रो मैट्रिक्स। आपको हम स्टार्टिंग लेवल से ले जा रहे हैं, रो मैट्रिक्स। तो देखिए नाम क्या है, रो। तो रो किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वाले, ये वाला बंदा, और ये वाला बंदा क्या कहते हैं? कॉलम, इसे रो। तो नाम है रो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगा, उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। शॉर्ट में चल रहा है, हैविंग ओनली वन रो called रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स कभी-कभी इसे इट इज आल्सो नोन एज इसे कभी-कभी रो वेक्टर भी कहते हैं।
याद रखोगे रो वेक्टर भी कहा जाता है इसको। ओके, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया कि जैसा ना तो रो सिर्फ एक ही रो होगा। अब बताओ एक ही रो होगा तो एग्जांपल अगर हम देखें कैसे दे सकते हैं, एक ही रो 1 1 2 3 चेक कर लीजिए 1 बाई 3 का मैट्रिक्स है, एक ही रो है ना। और भी एग्जांपल दीजिए, मान लिया जाए -5 6 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, एक रो 4 कॉलम। आप कुछ भी एग्जांपल दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रो आपका एक ही होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो देन मैटर। अब सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ये क्या होगा? स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स एक्चुअली में होता क्या है? तो अभी जैसा नाम वैसा काम, अब एक ही कॉलम होगा तो यहां पे आप लिख सकते हैं हैविंग ओनली वन कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इट इज आल्सो नॉन एज इसे कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, कॉलम वेक्टर याद रखोगे, कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। एग्जांपल के लिए बस इसी को रिवर्स कर लो ना 1 2 3 लीजिए, और एग्जांपल ले लीजिए ना, इसी को पलट दो और क्या 5 6 3 4 चेक कर लीजिए 3 रोज फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना रोज है 4 रोज, इसमें एक ही कॉलम हो। हाँ देखिए ना ये वाला बंदा आपका रोज हो गया ना, एक ही कॉलम है ना, इसमें एक ही कॉलम हो। क्लियर? आप ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए, बोथ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स याद रखोगे है ना। यहां पे कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते किसको है? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स कि mth रो जो होता है और nth कॉलम जो होता है ना, mth रो और nth कॉलम जो होता है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होता है। रेक्टेंगुलर आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगुलर में लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज होती हैं, तो वो दोनों कभी आपस में इक्वल नहीं होगा। और दोनों कभी अगर आपस में इक्वल हो जाएगा तो उसका नाम दे देगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी हमने बताया जैसा नाम वैसा काम, सीधी सी बात है। रेक्टेंगुलर है दोनों इक्वल नहीं होगा, चेक कर लीजिए रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में कभी भी इक्वल नहीं है। चेक कीजिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये ऐसा मत समझेंगे, ऐसा क्योंकि ये m ये n ये m ये n ये m ये n आपस में इक्वल नहीं होगा, उसे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इट क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। अब यहां से अभी हमने आपको दो टाइप्स का मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताया। आप एक नेक्स्ट मैट्रिक्स चलेगा आपका यहां से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें अगर ए आई जे का कोई मैट्रिक्स है, इफ ए आई जे का कोई मैट्रिक्स है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर कोई मैट्रिक्स है, देन अगर m जो है अगर वो n से छोटा हो, that is m is less than n, that is number of rows is less than number of column, उस केस में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है ना 2/3 का मैट्रिक्स, जैसे कि a 2/3 का मैट्रिक्स 2 रोज, तो सपोज करते हैं 2 रोज, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 दे दिए, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, चेक कर लीजिए 2 रोज
और 3 कॉलम है। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ये वाला बंदा आपका एम कहलाता है और ये वाला बंदा आपका एन कहलाता है। तो देख लीजिए कि एन जो है वो एन से छोटा है, इस केस में इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाएगा। अब जस्ट अगर इसका उल्टा कर देंगे तो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर कोई एक मैट्रिक्स है जनरल रिप्रेजेंटेशंस के तहत m into n का, तो देन m जो है वो ग्रेटर देन n हो जाएगा। अब पलट देना क्या 3/2 का मैट्रिक्स करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, 3/2 का मैट्रिक्स कर दें, क्या दिक्कत है। 2 3 4 5 6 7 चेक कर लीजिए, 3/2 का मैट्रिक्स है, लीजिए m है और ये n है, तो आप देखेंगे ना n बड़ा है और n छोटा है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा होगा, क्लियर। और वर्टिकल में क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज जो होगा वो बड़ा होगा नंबर ऑफ कॉलम से, इसको वर्टिकल मैट्रिक्स, क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहां से बात कर लेते हैं जीरो मैट्रिक्स को कभी कभी नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। नल कोई बोलता है ना, अरे भाई नील बटा जीरो में लिया, नील इसको नील नहीं, इसको नल कहना चाहिए था। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स होगा क्या है। जीरो मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स का मतलब होता है कि जिसके सारे एलिमेंट जीरो, टोटल एलिमेंट जीरो हो जाए, चाहे वो कितनों लिखा जाए। इसीलिए अगर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे का कोई मैट्रिक्स है m into n का, तो इसमें जो टोटल एलिमेंट होंगे, यहाँ पे जितना भी टोटल एलिमेंट होगा, टोटल एलिमेंट जो होगा वो शून्य होगा, दैट इज जीरो होगा। चाहे आप कितनों बाई मैट्रिक्स लिख लें, आप यहाँ पे 8/7 का मैट्रिक्स लिख, कुछ का भी मैट्रिक्स लिख लें, आपका टोटल एलिमेंट विदिन ब्रैकेट जीरो होना चाहिए, इसको जीरो मैट्रिक्स। और इसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स ही कहेंगे, और जीरो मैट्रिक्स को कभी कभी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, क्लियर है। तो वीडियो को पॉज करें और आगे से नोट भी कर सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ से। अब यहाँ से टॉपिक को थोड़ा दूसरा नया मोड़ लेने जा रहे हैं, यहाँ से एक नया टॉपिक आ रहा है। उस टॉपिक को तो आप बहुत बारीकी समझना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आगे का टॉपिक आपको बहुत दिक्कत करेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैं थोड़ा धीरे चलूंगा, इसलिए कि अगर मैं फास्ट बोलूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा कि एक अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे का और m into n का कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें क्या होगा, स्क्वायर नाम है, तो ये तभी होगा व्हेन m जो है वो n के इक्वल होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। अगर आप एग्जांपल के तौर पर अगर आप बात करते हैं तो 2 4 6 8, आप चेक करिए 2/2 का मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम। और भी एग्जांपल दे सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 3 4 6 7 8 5 4 9, 3/3 का मैट्रिक्स, तो जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम देखें, इसका पार्टीशन जब किया गया तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स आया जिसका नाम हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखो स्टूडेंट। इसके पहले ऊपर थोड़ा बता दे रहे हैं, ये वाले बंदा को ना हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इधर वाले को कहते हैं एंटी प्रिंसिपल डायगोनल, ये भी आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये आपका एंटी डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है ना। अच्छा जनरली आप इधर से, तो वैसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच
all elements is 0 except principal diagonal याद रखो। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 5 0 0 0 6 0 3 0 0 4। आप चेक कर लें, सारे एलिमेंट 0 हैं केवल इस बंदे को छोड़ करके। देख लीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट सब 0 हो जाएंगे, कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी में अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा कि यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements 0 होंगे। इसमें भी all elements should be 0 या is 0, सारे एलिमेंट 0 होंगे। but principal diagonal element is same। ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जिसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा इसका वो हमेशा सेम होगा। जैसे कि अभी इसी का हम बात कर लेते हैं कि 5 0 0 0, यहाँ 5 0 0 0 5। चेक कर लीजिए, ये वाला सारे बंदा जो है वो सेम एलिमेंट है। क्लियर है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने क्या देखा कि एम जो है वो एम के इक्वल होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में भी एम के इक्वल होगा, लेकिन उसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। और स्केलर मैट्रिक्स में आपने क्या देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जो होगा वो हर जगह सेम होगा एक्सेप्ट सारे एलिमेंट को बाकी छोड़ कर 0, मतलब 0 को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे प्रिंसिपल डायगोनल को सेम होगा। दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स अब यहां से हम बात कर लेते हैं यहीं से यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को कभी-कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इसमें ऑल एलिमेंट भी 0 होंगे एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके। बट प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगे स्टूडेंट्स वो इज 1, हमेशा ना 1 1 होगा, 1 1 नाम होगा यूनिट 1, आइडेंटिटी 1। तो जिसकी प्रिंसिपल डायगोनल की सारे एलिमेंट्स अगर 1 1 हो तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। और प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट अगर 1 2 3 या फिर इक्वल नहीं हो, कुछ अलग अलग हो, तो वह एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर सेम हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इज इट क्लियर? तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी तो हमने बताया कई प्रकार के मैट्रिक्स के सब्जेक्ट में। अब यहां से एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और पार्ट पढ़ लेते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप थोड़ा जान लें। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्चुअली में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये 2 पार्ट होती है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये भी क्या है ना, ये वाला जो बंदा है ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। याद रखोगे,
ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले बना लिया जाए, कुछ का भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 2 3 5 6 7 8 9 5 4 कुछ भी ले लेते हैं। यहां पे भी आप कुछ भी ले लें, 1 2 4 6 7 8 5 3 2, यहां पे कुछ ले लिया। अब नाम देखिए इसका क्या है, अपर ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर आपका कहां से बनना संभव है, ये वाला आपका संभव है ट्रायंगुलर बनने का। अपर ट्रायंगुलर, नाम से पता चल रहा है ट्रायंगुलर अपर बनना चाहिए। यहां पे चेक कर लोअर ट्रायंगुलर, तो लोअर ट्रायंगुलर कहां से बनना संभव है, ये वाला बनना संभव है लोअर ट्रायंगुलर, क्या नाम लोअर ट्रायंगुलर। तो अब क्या है स्टूडेंट्स कि वैसा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत में दो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, याद रखोगे। लेकिन यहां नाम बदल रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर अपर बनना चाहिए, यहां पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहां ट्रायंगुलर लोअर बनना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, याद रखोगे, बाकी जो एलिमेंट बचेगा ना वो 0 होना चाहिए। तो ही कह रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो वहां पे भी 0 हो जाना चाहिए, तभी हम लोग कहते हैं कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं कि यहां 0 होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ आपका मैट्रिक्स का कुछ पार्ट्स। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां से 2 पार्ट और आपको सिखा देना है। एक ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा जान लें। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या कहते हैं इसको, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जो डायगोनल का जो एलिमेंट होगा ना उसको सम कर दो तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाया जाएगी। दैट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का आप सम कर दो, आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक आता है कंपैरेबल ऑफ मैट्रिक्स, कंपैरेबल ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होगा। तो कंपैरेबल का मतलब नाम से पता चला कंपेयर करना। जैसे अगर बोलेंगे कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट है तो आपका जवाब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऐसा वाला लाइन आपको एक और डालना पड़ेगा। अगर हाँ एक और डाल दिए तो जाहिर सी बात पता चल गया कि ये वाला जो है वो बड़ा से छोटा है, दैट इज ये छोटा है ये बड़ा है। आर यू ओके। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें कंपेरेबल करने के लिए कम से कम 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर। तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, aij mth रो nth कॉलम का, क्लियर। और एक मैट्रिक्स बी है aij, ये भी आपका pth रो और qth कॉलम का। तो ध्यान देंगे कि तभी संभव है कब, when m into n फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा दोनों सेम होना चाहिए। दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी सेम, तो उसे बोलेंगे कंपैरेबल ऑफ मैट्रिक्स। तो मतलब 2 मैट्रिक्स अगर लिया जाए, अगर दोनों के ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर दोनों के इक्वल है तो हम लोग कंपैरेबल ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर, ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। अब इसी में एक बात आएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। और सेकेंड क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग इलेमेंट will be same होगा। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 3 4 5 का,
और बी भी एक मैट्रिक में लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 5। अब आपने बोला होगा सर दोनों का सेम ले लिए, बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक दोनों का सेम है, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी सेम, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, इसका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हमेशा इक्वल होना चाहिए, इसका इक्वल चेक कर लीजिए, क्लियर है। तो इसे हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपको दो कंडीशन अवेलेबल है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका सेम होना चाहिए, दैट इज अगर ये 2/2 का तो भी 2/2 का, अगर ये 3/3 का तो भी 3/3 का होना चाहिए, क्लियर है। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसे क्वेश्चन जरा सा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि ये क्वेश्चन जरा सा कर लेते हैं, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ना ढूंढते रहे, इसे यहां पर आपने सेम ले लिया, एक ले लेते हैं, जैसे कि 2x y यहां पे 5, एक मैट्रिक्स A ले लिया और एक मैट्रिक्स B ले लेते हैं, W 7 8 Z, क्लियर। और क्वेश्चन दिया आपने यहां पे फाइंड x y z और w z, हाँ w z, तो चेक कर लो पहले, क्या ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, दैट इज ऑर्डर सेम हो गया। तो अगर ऑर्डर सेम है तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत में क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बराबर करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, कंपेरेबल में 2 = w, अब x = 7 और y = z, सॉरी y = 8, और यहां से अगर बात करेंगे तो 5 = z, अच्छा चलो z = 5, y = 7 और w = 2, इट इज कॉल्ड ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इन केस ऑफ कंपैरेबल मैट्रिक्स, इज इट क्लियर। तो ये आपका मैट्रिक्स का अभी हमने केवल टाइप बता रहा था। अब इस मैट्रिक्स का ना हम लोग ऑपरेशन करना शुरू करें, अपना चीर-फाड़ नहीं, ऑपरेशंस का मतलब एक्चुअली में उसके अंतर्गत कौन कौन से रूल अवेलेबल होंगे, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर या मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, ऐसा है, हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, सिर्फ डिग्री मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक। अगर डिग्री मैट्रिक्स हो तो वहां पे एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एक पार्ट 2 से पूछ लिया जाए। तो ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, कल मैं पार्ट 2 वीडियो का लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को मैट्रिसेस का ऑपरेशन करना शुरू करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बाय स्केलर या मल्टीप्लिकेशन, ऐसा करना शुरू करेंगे, क्लियर है। तो आज का टॉपिक यहीं तक स्टूडेंट्स, तो जी धन्यवाद।